हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड अ कुंडली। जैसे ही कुंडली देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि क्या देखें, दशा देखें कि योग देखें कि एस्पेक्ट देखें। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी भी कुंडली को एनालिसिस करते समय हमें किन किन स्टेप्स का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या दीज आर द स्टेप्स, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए कुंडली को रीड करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कुंडली में कि दीज आर द फॉर सर्टेन स्टेप्स जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट आता है, बर्थ डिटेल्स हमारी सही होनी चाहिए। तो आपको ये वेरीफाई कर लेना चाहिए किसी भी कुंडली के एनालिसिस से पहले कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सही है, बर्थ टाइम सही है, बर्थ प्लेस आपके पास होना चाहिए। अगर ये डिटेल्स आपके पास सही नहीं है तो उसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं होगी। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है असेंडेंट, यानी कि लग्न को हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं। कैसे करते हैं एनालाइज? सबसे पहले हम एक चार्ट को रीड करते समय हमें फर्स्ट भाव में, फर्स्ट हाउस में हमें देख लेना चाहिए कौन सी राशि है। जो भी नंबर उसमें लिखा होगा दैट इज़, हम ये सब इंडियन चार्ट के ऊपर, नॉर्थ इंडियन चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आप असेंडेंट जो भी नंबर लिखा होता है दैट इज़ नोन एज द साइन इन लग्ना, और वो राशि का साइन होता है। वो राशि उसके बारे में, उसके अपीयरेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे को बताती है कि पर्सन कैसा होगा। फिर उसका स्वामी, जैसे अगर फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है, इट मीन्स इट इज़ लिब्रा राशि। ठीक है, तो अब उसका लॉर्ड कौन हो गया? वीनस। अब आप देखेंगे कि आपका लग्न कौन सा हो गया? लिब्रा साइन है और लग्न लॉर्ड इज़ वीनस। अब आप देखेंगे वीनस आपके किस भाव में जाकर प्लेस्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है लग्न लॉर्ड की स्ट्रेंथ कैसी है। लग्न लॉर्ड की स्ट्रेंथ हम अच्छी मानते हैं अगर वो केंद्र या त्रिकोण में जाकर प्लेस हो जाए, क्योंकि केंद्र भाव हमारा जो होता है, केंद्र के जो हमारे 4 भाव होते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, दीज आर नोन एज केंद्र भाव। ठीक है, ये हमारे पिलर होते हैं। और अगर यहाँ पर शुभ प्लैनेट बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि आपको स्ट्रेंथ दे दी आपकी लाइफ में। और त्रिकोण आपका 5th और 9th हाउस होता है, ये धर्म स्थान कहा गया है, इसे हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो अगर आपका लग्न लॉर्ड इन भाव में जाकर बैठ जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये नहीं सोचना कि कहीं भी हमारा लग्न लॉर्ड तो यहाँ नहीं गया तो अब हमारी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी। नहीं, हर भाव की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें कुंडली को एनालिसिस करते समय किन स्टेप्स का ध्यान में रखना है वो हम सीख रहे हैं। इसके बाद आपको मून साइन चेक करना है। मून साइन कैसे चेक करेंगे? किस हाउस में, किस राशि में आपका मून प्लेस है, दैट इज़ नोन एज मून साइन, और इसको हम राशि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप मून की स्ट्रेंथ चेक करेंगे। मून की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? मून की स्ट्रेंथ देखने के लिए आप देखेंगे क्या उसके ऊपर शुभ या अशुभ प्रभाव है। शुभ प्रभाव होना तो अच्छा माना जाता है। शुभ प्रभाव कब मानते हैं? जब बेनिफिक प्लैनेट आपके शुभ ग्रह उसको दृष्ट कर दे, और मेलेफिक अगर कर दें, अशुभ ग्रह दृष्ट कर दे, तो वो अशुभ प्रभावों में हो गया। ठीक है, और या फिर हम कहते हैं कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा माना जाता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा वैक्सिंग मून होता है, दैट इज नोन एज बढ़ता हुआ चंद्रमा, और जो घटता हुआ चंद्रमा होता है दैट इज नोन एज कृष्ण पक्ष। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि मून हमारा होता है माइंड, मेंटल स्टेट, जो कि हम जैसे कि लग्न हमारा शरीर है तो मून हमारा मेंटल स्टेट है। हम किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारा मन है
जो कि हमें बताता है, ठीक है। मन चंचल, कहते हैं ना कि मन चंचल होता है, तो मन हमें बताता है कि हमें कोई चीज़ हम कितना, आप ज़रा सा घर में कुछ हुआ और आप परेशान हो जाते हो, मन मेरा अच्छा नहीं है, मन मेरा बड़ा ख़राब है, शरीर नहीं उसको एक्सपीरियंस कर रहा लेकिन मन कर रहा है, तो इसीलिए मूड की कंडीशन अच्छी होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, हमें सारे 12 हाउसेस को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि हर हाउस कुछ ना कुछ हमारे एरियाज़ ऑफ लाइफ को बताता है। ये हम स्टेप बाय स्टेप अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि 12 हाउसेस हमारे जो भी हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं, और जब कोई प्लैनेट वहाँ प्लेस्ड होता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बट आज इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि कुंडली को एनालिसिस करते समय हमें किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने 12 हाउसेस देख लिए कि फर्स्ट हाउस हमारा शरीर है, हमारी पर्सनैलिटी है, सेकंड हाउस हमारा धन है, वेल्थ है, ठीक है, हमारा धन संचय कर रहे हैं, हमारी फैमिली बता रहा है, हमारा खान पान बता रहा है, हमारी स्पीच बता रहा है। तो इस तरीके से हमने सारे 12 के 12 हाउसेस को एनालिसिस कर लिया कि अच्छा ये हमारे 12 भाव हैं। उसके बाद उनके स्वामी कि अगर आपका जैसे कि असेंडेंट में 7 मैंने आपको बताया लिब्रा राशि है, तो सेकंड हाउस में कौन सी हो गई, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो गई जिसका लॉर्ड है मंगल। तो अब हम उसको भी देखेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, वो किन किन प्लैनेट के साथ एसोसिएट है। जो भी आपको एनालिसिस, जैसे अगर आपको अपने प्रोफेशन को लेके एनालिसिस करना है तो प्रोफेशन हमारा 10th हाउस से देखा जाता है, तो 10th हाउस में जो राशि है उसका स्वामी किन किन प्लैनेट से एसोसिएट है, कौन उसको दृष्ट कर रहा है, किसके साथ वो बैठा है, हम इसमें देखते हैं PAC, पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, युति किसके साथ कर रहा है, क्या वो फेवरेबल पोजीशन में बैठा है या अनफेवरेबल पोजीशन है उसकी। तो इस तरीके से ये हमारी चार्ट की जो है एक्चुअल फाउंडेशन बताता है, ठीक है, हमारी रीडिंग करने के लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखेंगे कि कौन से प्लैनेट हमारे किस स्ट्रेंथ के हैं, कि कोई प्लैनेट एक्सॉल्ट उचका हो रहा है या डेबिलिटेट कर रहा है। अगर कोई अपने साइन में होता है तो वो अच्छा माना जाता है, फ्रेंडली साइन में है तो भी अच्छा है, एनिमी के साइन में है तो वो हम उसको अच्छा नहीं मानते। जैसे कि आप अपने दोस्त के घर में जाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, वहीं आप अपने घर में रहते हैं तब भी खुश रहते हैं, लेकिन आप किसी दुश्मन के घर में जाएंगे तो अपने आप को कैसे फील करेंगे, थोड़ा बंधा हुआ फील करेंगे, आपको लगेगा कि भाई मैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे उसी की बात माननी पड़ेगी, तो वह अपने आप को बंधा हुआ समझता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखेंगे। एग्जॉल्टेड में उच्च का है तो मतलब कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है, हाई एनर्जेटिक है, वो अपने रिजल्ट को देगा। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है इसका मतलब कि नीच का है तो उसकी एनर्जी थोड़ी डाउन है, वो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। फिर कंबस्ट कब होता है, प्लैनेट अस्त बोलते हैं इसको, कब होता है, जब सूर्य की तेज रोशनी में वो प्लैनेट दिखाई नहीं देता। प्लैनेट तो वहाँ हैं लेकिन वो सूर्य की तेज रोशनी, क्योंकि इसको सूर्य सन ही कंबस्ट करता है किसी भी ग्रह को, जब वो सूर्य के बहुत पास होता है तो सूर्य उसको अपनी रोशनी से ढक देता है। तो हम ये देखेंगे क्या प्लैनेट कंबस्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेड तो नहीं है, रेट्रोग्रेड मतलब कि वक्री, ऐसा प्रतीत होता है कि प्लैनेट उल्टा चल पड़ा है, प्लैनेट वहीं सीधा ही चलता है लेकिन जब वो पृथ्वी के पास आ जाता है तो ऐसे लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो चैलेंजेस रेपिटिशन देता है किसी भी काम को। हम ये सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप में अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आती रहूँगी इनको डिटेल में बताने के लिए। लेकिन जब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो हम इन स्टेप्स का ध्यान में रखते हैं कि कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड तो नहीं हो रहा। फिर उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ,
कि क्या वो दिग्बली है, डायरेक्शन उसको क्या मिली हुई है, तो वो भी हम चेक करते हैं। तो ये हमारा 6th पॉइंट आता है प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखने का। इसके बाद आता है हम एस्पेक्ट देखते हैं, जैसे कि कुछ प्लैनेट्स को हमें स्पेशल एस्पेक्ट मिले। 7th दृष्टि हर प्लैनेट को मिली है, दैट इज़ नोन एज पूर्ण दृष्टि। वो 7th अपने से अपोजिट देखता ही देखता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जुपिटर को 2 स्पेशल एस्पेक्ट भी मिले हुए हैं, 5th और 9th। 5th हमारा लर्निंग का है, तो 9th हमारा धर्म का है, क्योंकि जुपिटर एक ज्ञानी प्लैनेट है, तो वो हमें ये सिखाता है। जहाँ भी जुपिटर प्लेस्ड है वहाँ से आप 5 घर आगे भी गिनेंगे तो वो 5th एस्पेक्ट आ गया जुपिटर का, और वहाँ से 7th, तो वहाँ से तो 7 तो हर प्लैनेट देता है, और 9th एस्पेक्ट जुपिटर को स्पेशल एस्पेक्ट मिला हुआ है, अपनी पोजीशन से काउंट करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सैटर्न। सैटर्न को मिला हुआ है 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 10th एस्पेक्ट। ठीक है, ये हम धीरे धीरे एस्पेक्ट का सीखेंगे कि कैसे हम देखते हैं। इसके बाद मार्स को भी 3 एस्पेक्ट्स मिले हुए हैं, 4th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 8th एस्पेक्ट। ठीक है, जहाँ भी पोजीशन मार्स की है वहाँ से आप 4 भाव, जहाँ भी प्लेस्ड है मार्स वहाँ से 4 भाव आगे काउंट करेंगे तो आपको 4th एस्पेक्ट मिल जाएगा। और सभी प्लैनेट को 7th एस्पेक्ट उनकी पोजीशन से मिला हुआ है। दिस इज़ आवर 7th पॉइंट। अब इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कंजंक्शन, दैट इज़ नोन एज युति, कि प्लैनेट किसके साथ बैठा है। आप किसके साथ बैठे हो वैसा रिज़ल्ट भी दोगे आप। कहते हैं ना, अच्छी संगति में होते हैं तो अच्छा काम किया जाता है। तो क्या वो बेनिफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है? तो ये हमने युति देख ली। क्या वो राजयोग दे रहा है, धन योग दे रहा है, विपरीत राजयोग दे रहा है? अभी मैंने आपको बताया था कि 6, 8, 12 हाउस अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ से भी एक राजयोग निकलता है। ठीक है, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप ये ध्यान में रखना है कि प्लैनेट किसके साथ कंजंक्ट हो रहा है, कौन से राजयोग बना रहा है, कौन से धन योग बना रहा है, और विपरीत राजयोग तो नहीं बना रहा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं मेजर योगास, हमारा नेक्स्ट योग। ये तो जैसे हमने इसमें भी पीछे ऊपर भी सीखा कि राजयोग, धन योग। ठीक है, इसके बाद आता है जैसे कि बड़े हमारे और अच्छे योग होते हैं, गज केसरी योग। गज मतलब हाथी, केसरी माने हमारा शेर, सिंह। तो जब ये योग बनता है तो कहते हैं कि अपार हमारी स्ट्रेंथ कुंडली की बढ़ जाती है, और ये बनाता है जुपिटर और मून मिलके गज केसरी योग। ठीक है, जब जुपिटर और मून केंद्र में एक दूसरे से प्लेस्ड होते हैं तो गज केसरी योग बनाते हैं। हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है नीच भंग राजयोग। अभी हमने ऊपर सीखा था कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है तो बुरा रिजल्ट देता है। अब हम कह रहे हैं ये राजयोग भी है। ये राजयोग कब बनता है? जब कोई नीच का प्लैनेट उसका भंग कर देता है नीचता को, तो उसको नीच भंग राजयोग फॉर्म कर देता है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट देता है भंग होने के बाद। ठीक है, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये एक सिंपल नहीं है कि मैं एक ही लाइन में आपको बता दूं कि नीच भंग हो गया, लेकिन एक छोटा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि नीच भंग कब कहते हैं। जब जैसे कि शनि जो है वो आपका मेष राशि में नीच का होता है, लेकिन अगर उसको मंगल देख ले या मंगल के साथ बैठ जाए तो वो नीच भंग राजयोग फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से शनि पहले तो थोड़ी मेहनत कराएगा क्योंकि वो डेबिलिटेशन में है, लेकिन बाद में वो अच्छा रिजल्ट देने को बिल्कुल रहेगा कि आपको जीवन में अच्छा देकर ही जाएगा अपनी दशा अंतरदशा में। एंड देन विपरीत राजयोग होता है 6, 8, 12 के स्वामी। जब 6, 8, 12 में बैठ जाए तो हम उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा प्लैनेटरी पीरियड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे कुंडली में चाहे कितने ही राजयोग, धन योग फॉर्म हो रहे हों, ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पास पीरियड नहीं आता तो हमारे ये सारे राजयोग खराब हो जाते हैं। कई बार कुंडली आती है, मेरे तो इतने राजयोग है लेकिन मुझे तो रिज़ल्ट ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वैसी दशा ही नहीं आई।
ठीक है। तो दशा हमारी महादशा जो कि हमारा मेजर पीरियड होता है, अंतर्दशा सब पीरियड होता है और प्रत्यंतर दशा हमारा सब पीरियड होता है। तो हमें कुंडली में ये ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले जब हम एनालिसिस, जब हमने स्टार्टिंग में सारा ये देख लिया कि प्रॉमिस आर प्रेजेंट, फिर हम देखेंगे कि अभी करंट में कौन सी महादशा चल रही है, उसमें कौन सी अंतर्दशा चल रही है। पहले आप महादशा और अंतर्दशा को एनालिसिस करिए, ठीक है। उसके बाद प्रत्यंतर दशा एक छोटा सा, मतलब कुछ महीनों की पीरियड होता है, कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक का पीरियड होता है, उसमें वो रिज़ल्ट देती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर ध्यान रख के कुंडली का एनालिसिस करते हैं कि क्या ये वाला प्रॉमिस इस दशा में हमें फ्रूटफुल मिलेगा, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट इज़ जस्ट लाइक, जैसे हमने कहा पीरियड जैसे कि मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था, मैंने ऑर्डर कर दिया, ये तो हो गया हमारा पीरियड कि मैंने इस समय सोचा मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अब जब डिलीवरी बॉय आएगा, नॉक नॉक, आपका डिलीवरी ले लीजिए, तो दैट इज़ नोन एज ट्रांजिट, कोचर। तो दशा प्रॉमिस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रांजिट एक ऐसा विंडो है जहाँ पर आपको फल देने के लिए बिल्कुल आपके दरवाजे पर है, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपकी दशा नहीं कहती वो प्रॉमिस देने को, तो ट्रांजिट आएगा लेकिन वो आपको वो वाला फल नहीं देगा। जैसे कि हम मैरिज के लिए भी हम देखते हैं कई बार, तो मैरिज की दशा नहीं है, ट्रांजिट में तो वो आएगा ही आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि उस एज में शादी हर एज में थोड़ी हो सकती है। जब तक दशा नहीं आएगी तो शादी नहीं होगी। दशा के बाद ट्रांजिट, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी ट्रांजिट में हम सैटर्न और जुपिटर का, क्योंकि ये एक स्लो प्लैनेट है, तो जब ये दोनों एक साथ किसी भाव को या उस भाव के लॉर्ड को एस्पेक्ट करें, ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस करें, तो हमें उस भाव से रिलेटेड फल मिलते हैं। और मंगल, इसके बाद हम तीसरा यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप मार्स को भी देखेंगे। मार्स का ट्रांजिट 45 डेज़ के लिए होता है, तो विद इन 45 डेज़ वो आपको रिज़ल्ट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें प्रॉमिस देखना है कि क्या हमारे पास दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कहती है कि इस पीरियड में हमें रिज़ल्ट मिलेगा, प्रॉमिस है, यस प्रॉमिस इज देयर, देन ट्रांजिट वो आपको फल उस पीरियड में देगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट वर्गा चार्ट भी होते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ डिविजनल चार्ट्स के बारे में ही बताया है कि ये भी देखना ज़रूरी है। जैसे कि D9 हमें क्या बताता है, मैरिज के बारे में बताता है, स्पाउस के बारे में बताता है, इनर स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्च्यून बताता है, हमारी इनर स्ट्रेंथ हमारे बताता है कि जो लग्न है, D1 चार्ट है वो हमारी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को बताता है और D9 हमारी इंटरनल पर्सनालिटी को बताता है। साथ में हम D9 को इतना सिंपल नहीं समझना है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट D1 में अगर जो भी आपके राजयोग बन रहे हैं और वही राजयोग धन योग आपके D9 में भी बन रहे हैं, तो उसकी प्लैनेट की स्ट्रेंथ, इसका मतलब बहुत अच्छी हो गई है। अगर कोई प्लैनेट D1 में नीच का हो के D9 में उच्च का हो जाता है, तो अपनी दशा अंतर्दशा में वो अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। तो हमें D9 को एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए D1 के साथ साथ। D10 जो है वो हमारे करियर, प्रोफेशन और लाइफ में सक्सेस के लिए देखा जाता है। D7 हमारा चिल्ड्रन के लिए देखा जाता है, चिल्ड्रन से रिलेटेड हमारे जो इशू है उसको देखा जाता है। और D12 हमारा पेरेंट्स और पैटर्नल लीनिएज के लिए देखा जाता है। अब सबसे लास्ट में हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज़ टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि दशा देखेंगे कि कोई भी इवेंट कब हमारा फ्रूटफुल होगा, तो सबसे पहले हम दशा देखेंगे। उस दशा में देखेंगे वो किन किन भावों को इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। वो जो दशा आई है, मेजर पीरियड आया है, जैसे शुक्र की 20 साल की दशा आई है, शुक्र कहाँ बैठा है और कहाँ का स्वामी है और किन भावों को देख रहा है, उन भावों से रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल वो तैयार बैठा है अपने 20 साल के पीरियड में।
उसके बाद आप देखेंगे अंतर्दशा। अंतर्दशा देखेंगे तो अंतर्दशा, क्योंकि हर प्लैनेट की 20 साल के अंदर हर प्लैनेट की अंतर्दशा आएगी, तो वो उससे रिलेटेड आपको रिज़ल्ट देंगे कि वो प्लैनेट उन 20 सालों में उस शुक्र के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे जैसे रिलेशन होंगे महादशा लॉर्ड के साथ अंतर्दशा लॉर्ड के, वैसे वैसे वो उन भावों के रिज़ल्ट देगा, अच्छे या बुरे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिट। अगर ट्रांजिट आपका उसी भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आपको रिज़ल्ट दे के जाएगा। तो इस तरीके से आप इवेंट को टाइमिंग करेंगे। तो ये तो थे कुछ सिंपल स्टेप्स किसी भी कुंडली को एनालिसिस करने के लिए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ये जो भी मैंने आप लोगों को राजयोग, धन योग, महाभाग्य योग होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे हर अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं चाहती हूँ जितना ये नॉलेज है मेरे पास मैं आप लोगों तक इसी तरह पहुँचाती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।